नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिया मेहरा केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी दिल्ली में। साल 2017 में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 15 में एक फैमिली रहती थी। इस फैमिली में पति पंकज मेहरा और उनकी पत्नी प्रिया मेहरा और इनका 1.5 साल का एक बेटा था। बात है 25 अक्टूबर 2017 की, बुधवार का दिन था। सुबह के करीब 4 बजे के आसपास यह मेहरा फैमिली दिल्ली में एक जाने माने गुरुद्वारा है, बगला साहिब गुरुद्वारा। यह फैमिली वहां से अपने घर वापस लौट रही थी। इनके पास खुद की अपनी गाड़ी मारुति सुजुकी थी। पति पंकज मेहरा कार ड्राइव कर रहे थे। पत्नी प्रिया अपनी गोद में बच्चे को लिए ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। वह माँ बेटे नींद में थे और सो रहे थे। तब चूंकि ये सुबह के 4 बजे रहे थे तो उस टाइम थोड़ा अंधेरा भी था, लेकिन स्ट्रीट लाइट वगैरह जल रहे थी। सड़क पर भी भीड़भाड़ ना के बराबर थी। पूरा रास्ता सुनसान था। ये लोग गुरुद्वारे से घर पहुंचने ही वाले थे। दिल्ली के हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास रोहिणी तिहाड़ जेल से थोड़ा पहले इन्हें यू टर्न लेना था। अब यू टर्न लेने में गाड़ी थोड़ी स्लो करनी पड़ती है। जब पंकज टर्न ले रहे थे तभी अचानक से हरियाणा नंबर प्लेट वाली स्विफ्ट गाड़ी पंकज की गाड़ी को ओवरटेक करती है और सामने आकर रुक जाती है। उस गाड़ी में से एक लंबा चौड़ा आदमी उतरता है। वह बहुत गुस्से में था, अपने हाथ में पिस्टल लिए। वह आदमी पंकज की गाड़ी के पास आया, इसके ड्राइविंग सीट का डोर खोलने की कोशिश करने लगता है। पंकज यह देखकर डर जाता है। गाड़ी का दरवाजा अंदर से लॉक था, वह नहीं खुल पाया। तभी उस लंबा चौड़ा आदमी ने अपने पिस्टल से गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की। उसने एक ही हाथ मारा कि शीशा टूट गया। फिर उसने अपनी बंदूक पंकज के माथे पर तान दी। इतने में आवाज सुनकर पत्नी प्रिया भी उठ जाती है। इनका बेटा भी अचानक शोर से उठकर रोने लगता है। पत्नी वो पिस्टल देखकर डर गई। पंकज ने विरोध के लिए उस बंदूक को पकड़ लिया और बदमाश से छीनने लगा। इसी छीना झपट्टी में बदमाश ने एक गोली चला दी। यह गोली सीधे प्रिया के गले पर जाकर लगती है। बदमाश ने फिर से दूसरी गोली चलाई, वह भी प्रिया को ही लगती है। बदमाश ने फिर तीसरी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन यह गोली चली ही नहीं, बंदूक में ही अटक गई। उसके बाद बदमाश ने पंकज को गुस्से और मुक्के मारे। इसके माथे और नाक पर चोट लगती है। पंकज ने पिस्टल छोड़ दी। इसके बाद वह बदमाश वहां से फौरन निकल जाता है। इधर प्रिया को 2 गोली लगी थी। इनके 1.5 साल के बेटे को कुछ नहीं हुआ। ये सारी घटना 1 से 2 मिनट के अंदर होती है। पत्नी बेहोश थी और बच्चा रो रहा था। पंकज तुरंत हॉस्पिटल की ओर भागता है। 4:20 पर पंकज पुलिस को 100 नंबर पर कॉल करता है और बताता है कि अभी अभी बदमाश आए थे। वह सारी बातें बताइए। पत्नी को गोली लगी है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप भी वहां पर जल्दी से पहुंचे। इसके बाद पंकज उसी चौक सरोज हॉस्पिटल गया। पंकज ने अपने घर और प्रिया के घर पर भी कॉल करके घटना के बारे में बताएं। वह लोग भी परेशान हालत में सुबह ही हॉस्पिटल पहुंच गए। इलाज के दौरान प्रिया की हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है। पुलिस भी मौके पर थी ही। इस केस में केवल एक ही चश्मदीद गवाह थे, वो थे पंकज मेहरा। अब वो इनका 1.5 साल का बेटा क्या ही कुछ बता पाएगा, वह तो ठीक से बोल भी नहीं पाता था। यहां हॉस्पिटल में घर वालों ने हंगामा कर दिया, क्योंकि जब प्रिया जख्मी हालत में वहां पर आई तो कोई भी डॉक्टर उसे अटेंड करने के लिए नहीं आया। वह कहते हैं कि जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ देर के बाद पुलिस वहां पर आती है। अब इलाज शुरू होना चाहिए था। घर वालों ने यह भी इल्जाम लगाया कि पुलिस के आने के बाद भी घंटों तक डॉक्टर वहां पर नहीं आए। वह सो रहे थे, जबकि यहां पर नाइट शिफ्ट के लिए डॉक्टर होने चाहिए। प्रिया खून में लथपथ हॉस्पिटल में ऐसे ही पड़ी रही। फिर डॉक्टर ने इसको चेक किया और मृतक घोषित कर दिया। इससे हॉस्पिटल में पूरा बवाल मच जाता है। घर वाले पुलिस से भी बहस करने लगे कि आपको कुछ करना चाहिए था। पंकज ने न्यूज मीडिया को भी यहां पर बुला लिया। अब क्या था, सुबह सुबह यह घटना पूरे दिल्ली में फिर आसपास के राज्यों में फैल गई। यहां प्रिया का पोस्टमार्टम होता है। इनके गले पर और आंख के पास गोलियां दागी गई थीं, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा कोई चोट का निशान नहीं मिलता है। इसी दौरान पुलिस ने पंकज से भी पूछताछ शुरू कर दी। आपकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं? पंकज मेहरा एक रेस्टोरेंट चलाते थे। पहाड़गंज इलाके में रेस्टोरेंट का अंबार था और दूसरा जीटीवी नगर के हडसन लेन में कैफे था। शुरुआत में तो दोनों ही ठीक ठाक चल रहे थे, पर धीरे धीरे ये दोनों ही कैफे रेस्टोरेंट घाटे में जाने ने लगे। इतने घाटे में चले गए कि इनको रिवाइव करने के लिए कर्ज लेना पड़ा।
हरियाणा के सोनीपत में कुछ फाइनेंसर्स थे जो इंटरेस्ट पर लोन देते थे। पंकज ने उनसे ही करीब 5 लाख हाई इंटरेस्ट पर कर्ज लिए थे, लेकिन कुछ साल बाद ब्याज और इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते 40 लाख हो गया। उन मनी लेंडर्स को पैसे वापस चाहिए थे, पर इधर पंकज का बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा था। वह जो लोन ली था 5 लाख का, उससे भी कोई बात नहीं बन पाई। थोड़े समय के लिए तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर से भारी नुकसान होने लगा। अब वह फाइनेंसर्स पंकज को धमकाने लगे, डराने लगे कि हमारे पैसे सूद समेत वापस दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। पंकज हमेशा कहता कि धीरे धीरे पैसे लौटा देगा, चिंता मत कीजिए। अब यही सब चीजें मेहरा फैमिली की लाइफ में चल रही थीं। पंकज को शक था कि जिनसे इसने पैसे लिए हैं, शायद उन्होंने ही ऐसा किया है, क्योंकि घटना के कुछ दिन पहले कुछ 2-3 लोग दिल्ली में इसके घर पर आए थे। उस वक्त घर पर पंकज नहीं था, केवल प्रिया और बाकी फैमिली के लोग थे। उन लोगों ने परिवार को धमकी दी कि हमारे पैसे वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं, अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। फिर अचानक से 25 अक्टूबर 2017 की सुबह वह घटना होती है। पंकज ने पुलिस को 3 लोगों के नाम बताए जिनसे इसने पैसे लिए थे और जिन्होंने इसे धमकी दी थी। ये लोग हरियाणा के सोनीपत में रहते थे। ऊपर से उस टाइम जो बदमाश आया था, उसकी गाड़ी भी HR लेटर से शुरू हो रही थी, यानी गाड़ी हरियाणा में ही रजिस्टर्ड थी। ये सब चीजें घटना के कुछ घंटों के बाद ही चल रही थीं। पंकज ने पुलिस को यह भी बताया कि वह लोग इसको मारने के लिए आए थे, लेकिन वही बंदूक की छीना झपट्टी और झड़प में बदमाश ने गोली चला दी, जो कि प्रिया को जा लगी। 2 गोलियां प्रिया को लगी थीं, लेकिन खुशकिस्मती से तीसरी गोली बंदूक में ही अटक गई थी। पंकज ने यह सारी चीजें मीडिया के सामने भी बताते हैं। उधर उन फाइनेंसर्स तक भी मीडिया के जरिए बात पहुंची कि जिनको इन्होंने पैसे दिए थे और कुछ दिन पहले जाकर धमकी दी, उसकी पत्नी का कत्ल हो गया है। वो आदमी इन लोगों को दोषी ठहरा रहा है। तुरंत ही ये तीनों लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने इसी दिन एक टीम बनाई और बड़े पैमाने पर उन फाइनेंसर्स को ढूंढना शुरू कर दिया। दिल्ली हरियाणा के सोनीपत कई अलग अलग जगहों पर जाया गया। दर्जनों इलाकों में छापेमारी की गई। यह भी देखते हैं कि हरियाणा नंबर की कितनी स्विफ्ट गाड़ियां टोल प्लाजा से गुजरी थीं। उधर पंकज पूरे दिन हॉस्पिटल में पत्नी के क्रियाक्रम वगैरह में बिजी रहता है। उसी दिन प्रिया का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पुलिस जैसे जैसे फाइनेंसर्स का पता लगा रही थी, इनके दिमाग में कर्ज की बातों को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होने लगते हैं। जैसे अगर कोई भी शख्स किसी को पैसे उधार देता है तो वह जानबूझकर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो पैसे वापस कभी नहीं मिल पाएंगे, ऊपर से खुद भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन यह लोग केवल धमकी वगैरह दे सकते हैं, घर वालों को डरा सकते हैं, लेकिन किसी की जान नहीं ले सकते हैं। इसीलिए पुलिस को डाउट हो रहा था कि उधार देने वाले लोग कत्ल के पीछे नहीं हो सकते। जिनके 40 लाख फंसे हों, वह ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। पुलिस ने सोचा कि पंकज को कोई गलतफहमी हुई होगी, वह बदमाश किसी और मकसद से आए होंगे और पंकज कुछ और समझ रहा है। अब सुबह के 4 बज रहे थे तो पूरा इलाका सुनसान था। कोई भी दुकान वगैरह खुली नहीं थी इस टाइम पर, तो बस गुंडे, बदमाश, लूटपाट करने वाले, चोरी चकारी करने वाले लोग ही एक्टिव होते हैं। पुलिस ने इस एंगल से भी तफ्तीश शुरू कर दी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ से पूछताछ किया गया। इन लोगों के अनुसार जब प्रिया का शव यहां पर आया तो वह बिल्कुल सजी धजी थी, गहने वगैरह पहने हुए थे। गाड़ी तो पंकज हॉस्पिटल ही लेकर आया था, तो यहीं पे पुलिस ने गाड़ी को भी ध्यान से देखना शुरू कर दिया। गाड़ी के अंदर प्रिया के मोबाइल फोन, पर्स वगैरह सब कुछ थे। अब चूंकि पंकज उसका विरोध करने लगा तो शायद वह लूटपाट नहीं कर पाया होगा। पुलिस तो पुलिस होती है। इन्होंने अपना शक पति पंकज मेहरा पर भी जताया। एक तरफ तो कई सारी टीमें उन फाइनेंसर्स की जगहों पर छापे मार रही थीं, उनको ढूंढ रही थी। इधर पंकज को भी लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इसके करीबी लोगों से बात किया जाता है, आखिर प्रिया और पंकज के रिश्ते कैसे थे। प्रिया के चाचा जी के अनुसार कॉलेज के टाइम से ही पंकज और प्रिया एक दूसरे को जानते थे, उनकी जान पहचान थी, वहीं मिले थे। बाद में इनकी लव मैरिज हुई। इनका बेटा होने से पहले जुड़वा बेटियां हुई थीं, लेकिन जन्म के बाद ही किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ रिश्तेदारों का कहना था कि प्रिया और पंकज के रिश्ते पहले तो ठीक थे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से इनमें थोड़ी नाराजगी चल रही थी, झगड़े होने लगे थे। वहीं कुछ जानने वालों का कहना था कि ये तो नॉर्मल चीज होती है,
पति पत्नी के बीच इसमें कोई अजीब बात नहीं है, भले ही इनमें झगड़े होते थे, लेकिन ये कहीं भी आते जाते तो साथ होते थे। फैमिली फंक्शंस में भी साथ होते हैं। ये बाहरी लोगों को एहसास नहीं होने देते कि इनका झगड़ा हुआ है। दोनों में बहुत प्यार था। पुलिस को इस वाले एंगल से भी कुछ खास नहीं मिला। वहीं पुलिस की एक टीम हादसे वाली जगह पर गई। वहां पर तफ्तीश किया, शायद किसी ने उस घटना को होते हुए देखा हो। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने बस गोलियों की और किसी आदमी के चीखने की आवाज सुनी थी। बाकी बदमाशों को नहीं देखा, उस घटना को होते हुए भी किसी ने भी नहीं देखा। यहीं पर पुलिस ने सोचा कि क्यों ना सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएं। इसके बाद इस इलाके में जितने भी कैमरे लगे थे, सबके फुटेजेस मंगाए जाते हैं। 25 अक्टूबर की भोर में 4 बजे की टाइमलाइन के हिसाब से फुटेजेस देखना शुरू किया गया। हैरानी की बात थी कि यहां पर एक भी कैमरा उस एंगल पर सेट नहीं था जहां पर वह क्राइम हुआ। किसी भी कैमरे में यह घटना होते हुए नहीं दिखी। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर पूरे दिल्ली में खबरें चल रही थीं। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होने लगे कि आए दिन दिल्ली में ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। पंकज जो कुछ भी जानता था, उसने पुलिस को ऑलरेडी बता दिया था। इसको आगे का कुछ नहीं पता। किसी भी क्राइम को सुलझाने के लिए सबसे जरूरी होता है उसको समझना। इसीलिए पुलिस ने क्राइम को अच्छे से समझने के लिए इसको रिक्रिएट करने की सोची। 25 अक्टूबर की शाम तक पुलिस ने पंकज को इन्फॉर्मेशन करती है। पुलिस ने बांग्ला साहिब गुरुद्वारे से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पंकज अपनी कार से जिन जिन रास्तों से होकर गुजरा, इसकी स्पीड कितनी थी, बीच में ये कहीं रुका या नहीं, हर माइनर डिटेल के साथ पुलिस काम कर रही थी। अब उस हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास यू टर्न की तरफ आते हैं। यहाँ पे जिस जिस तरह से चीजें हुई थीं, पंकज ने फिर से सब कुछ बताया। पुलिस ने सारी एक्टिविटी की, लेकिन यहाँ से भी नाकामयाबी ही हाथ लगती है। पूरा टाइम वेस्ट हो गया। वह कर्ज देने वाले फाइनेंसर्स भी अंडरग्राउंड थे। अब पुलिस ने पंकज की कॉल डिटेल्स खंगालने शुरू कर दी। साथ ही साथ इसके घर पर जितने भी लोग आए थे, उनसे भी बातचीत की जाती है। पुलिस ने अपना फोकस पंकज पर ही केंद्रित किया, पर इसको कोई भनक नहीं लगने दी गई। इस बार पुलिस को पंकज के पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ चीजें पता चली। जिसे पंकज की ये दूसरी शादी थी। पहली पत्नी से बनी नहीं थी तो अलग हो गया था। फिर प्रिया से लव मैरिज किया, क्योंकि ये दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थे, तो शुरू से इनकी मुलाकातें होती रहती थीं। ये कांटेक्ट में थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार प्रिया के लिए ही पंकज ने अपनी पहली शादी तोड़ दी थी। घर वालों से पता चला था कि पति पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं थे, छोटे मोटे झगड़े होते थे। पुलिस ने जानने की कोशिश की कि इनमें किस बात पर झगड़े होते थे। ऐसी चीजें प्रिया के मायके के लोग ही बता सकते थे। इनसे पूछा जाता है। इन लोगों के अनुसार पंकज पूरे टाइम अपने रेस्टोरेंट में ही रहता था, रात रात भर घर नहीं आता था। प्रिया को लगा कि इसके पति का बाहर कुछ चल रहा है। पंकज की पहली पत्नी का नाम था आयशा। यह अभी भी उस महिला के संपर्क में था। पुलिस ने पंकज के कॉल डिटेल्स में भी यह चीज पता की। पंकज के रेस्टोरेंट में एक लड़की काम करती थी। प्रिया को लगा कि इसके पति का उसके साथ ही कुछ चल रहा है। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़े होते थे। कहाँ सुनी होती थी। हालांकि प्रिया ने कभी भी खुलकर ये बातें किसी से डिस्कस नहीं की थी। उधर जब क्राइम का रिक्रिएशन हुआ तो उसमें कई सारे बड़े ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे। एसपी की भी नज़र इस केस पर थी। जब ये सारी चीजें हो गईं तो वापस से एक ऑफिसर अकेले ऐसे ही हादसे वाली जगह पर जाते हैं अपने तरीके से देखने के लिए। वह वहीं पर घूम फिर रहे थे, आसपास देख रहे थे। तभी इनकी नज़र एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। ये कैमरा स्पॉट से थोड़ी दूर एक मेडिकल स्टोर में लगा हुआ था। चूंकि वह दूर था तो कहीं ना कहीं पुलिस ने इसको इग्नोर कर दिया था। ऑफिसर ने टाइम के हिसाब से वहां की फुटेज शॉप ओनर से मांग ली। अब थाने आकर यह अपनी टीम से इसकी जांच करवाते हैं। खुशकिस्मती से इस कैमरे में अब यू टर्न वाला रोड फ्रेम में रिकॉर्ड हो रहा था। पुलिस ने इसकी हर सेकंड की रिकॉर्डिंग अच्छे से देखना शुरू किया। सुबह 4 बजे के करीब मारुति सुजुका कार, जो कि पंकज मेहरा की थी, वह आती है। यू टर्न के टाइम गाड़ी स्लो होते होते बीच रोड पर ही रुक गई, यानी 1 मिनट 40 सेकंड तक रोड पर ही ऐसे ही खड़ी रहती है, फिर चली गई। चूंकि कैमरे की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी और ऊपर से वह सीन भी काफी दूर था, तो साफ साफ कुछ दिखा नहीं। पुलिस ने फुटेज को कई बार चलाया। उसके कुछ मिनट पहले और बाद के भी फुटेजेस देखे गए। इसमें बस यही था
कि मारुति सुजुकी ने ओवरटेक किया था, पर यहां तो इसने खुद से ही गाड़ी रोकी है। पुलिस तुरंत पंकज को थाने बुलाती है। ये 26 अक्टूबर की दोपहर का टाइम था। पंकज शालीमार बाग पुलिस स्टेशन आया। अभी भी यह आदमी अपने बयान पर अटका रहता है। फिर पुलिस ने इसको सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाई। ये देखते ही पंकज घबराने लगा। इसने मान लिया कि अपनी पत्नी प्रिया का कत्ल इसने ही किया है। जब यह बात इसके घर तक गई तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पति ने अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया। 24 अक्टूबर की रात में पंकज ने अपनी पत्नी को कॉल करके जीटीवी नगर के कैफे बुलाया। इसने कहा कि आज रात हम बाहर डिनर करेंगे और फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। उसके बाद गुरुद्वारा चलेंगे, जो कि पति पत्नी में पहले झगड़े हुए थे। तो पत्नी ने सोचा कि इसको मनाने के लिए पति ये सब कुछ कर रहा है। ये चाहती थी कि इसका रिश्ता ऐसे ही बना रहे, इसलिए ये खुश हुई और अपने 1.5 साल के बेटे को लेकर अपने पति के कैफे पहुंची। रात के 11-10 बजे ये लोग डिनर करते हैं। फिर ये मारुति सुजुकी से 12 बजे से 2 बजे तक पंकज ने ड्राइविंग की। उसके बाद ये बांग्ला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। वहां ये 1 घंटे तक बैठते हैं, फिर वापस घर की ओर निकल जाते हैं। पंकज शांति से गाड़ी चला रहा था। क्योंकि ये लोग रात भर सोए नहीं थे, तो घर जाते वक्त पत्नी और बेटा गाड़ी में ही सो गए। पति को बस इसी मौके का इंतजार था। जब वह उस यू टर्न वाले मोड़ पर पहुंचे, तब तक पत्नी सो चुकी थी। फिर उसने अपनी पिस्टल निकाली और फटाफट पत्नी पर गोलियां चला दी। एक गोली गर्दन पर लगी और एक आंख के पास लगी। फिर इसने अंदर से गाड़ी का शीशा तोड़ा जहां पर यह बैठा था। इसके बाद ये खुद को जोर जोर से कई मुक्के मारता है। फिर ये वापस से गाड़ी चलाने लगा। करीब 15 मिनटों तक पंकज यूं ही गाड़ी चलाता है ताकि समय बीते और पत्नी की मृत्यु हो जाए। उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचेंगे। कुछ परिजन भी हॉस्पिटल आ गए थे। उनके अनुसार प्रिया की सांस तब भी चल रही थी, लेकिन इलाज में देरी होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। आखिर इस तरह का घिनौना अपराध एक पति ने अपनी पत्नी के साथ क्यों किया? पंकज इसकी भी वजह बताता है। इसका पहले पंकज का कपड़ों बिजनेस था, लेकिन वह ठीक से चल नहीं पाया। उसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था। फिर प्रिया के घर वालों ने इसकी मदद की, जिसके बाद यह रेस्टोरेंट वाला काम शुरू करता है। लेकिन यह बिजनेस भी ठीक से चलता नहीं। प्रिया ने अपने पति को सुझाव दिया कि अपने रेस्टोरेंट में एक सिंगर हायर करना चाहिए। लाइव म्यूजिक से कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। पति ऐसा ही करता है, लेकिन इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। फिर पंकज ने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए, जो कि सोनीपत के रहने वाले थे। उनके पैसों का सूद बढ़ते बढ़ते 40 लाख रुपए हो गए। वह भी अपने पैसे मांगने लगे हैं। वह घर तक आकर धमकियां देने लगे हैं। वहीं इन्हीं सब चीजों में पंकज की उस सिंगर से आशिकी शुरू हो जाती है, जिसको पत्नी ने हायर करने को बोला था, जो रेस्टोरेंट में सिंगिंग करती थी। पत्नी ने नहीं सोचा था कि उसके पति का इसी लड़की से अफेयर हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ रिश्तेदारों का मानना था कि पंकज अपनी पहली पत्नी को फिर से अपनाना चाहता था। उससे भी नजदीकी संबंध हो गए थे, यानी यह प्रिया को छोड़कर अपनी पहली पत्नी और वो रेस्टोरेंट में काम करने वाली सिंगर 2 लड़कियों से अफेयर करने लगा। पंकज चाहता तो अपनी पत्नी को छोड़ सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है, क्योंकि इसके घर वालों ने कई लाख रुपए फाइनेंशियल हेल्प के लिए दिए थे। डाइवोर्स लेता तो पैसे भी उसके मायके के वालों को देने पड़ते। इसने सोचना शुरू किया कि अगर प्रिया रास्ते से हट जाए तो यह खुलकर जिससे चाहे उससे मिलजुल सकता है। चूंकि वह मनी लैंडर भी जान से मारने के धमकी दे रहे हैं, तो प्रिया के कत्ल का इल्जाम उन पर ही डाल देंगे। पूरी फैमिली जानती है कि वह लोग धमकी दे रहे हैं। सभी लोग इन मनी लैंडर्स को ही दोषी मानेंगे। ऊपर से प्रिया के घर वालों को भी पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। मतलब कि एक ही तीर से 2-3 निशाने साथ लगेंगे। एक तो इसकी पत्नी रास्ते से हट जाएगी, दूसरा इसके घर वालों को पैसे वापस नहीं देने पड़ेंगे, तीसरा उन मनी लैंडर्स को फंसा देंगे और उनको भी पैसे नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद पंकज ने कत्ल की सारी प्लानिंग रची। इसने अपने एक दोस्त मोनू नाम के आदमी से एक पिस्टल लिया, जिसे कत्ल करना था। पंकज दिल्ली में ही कई जगहों की कई बार रेकी करता है। एक ऐसा स्पॉट मिले जहां पर कोई भी कैमरा नहीं लगा हो, कुछ रिकॉर्ड ना हो। इसको हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास वो यू टर्न वाला रास्ता दिखा। अक्सर इसी रास्ते से पंकज या इसके घर के लोग आते जाते थे। कत्ल की टाइमिंग भी इसने सेट की, क्योंकि ये लोग इसी टाइम पर पहले भी गुरुद्वारा जाते रहते थे।
तो इससे भी किसी को कुछ अजीब नहीं लगेगा। ये सारी चीजें सुनने के बाद पुलिस ने पंकज को ऑफिशियल अरेस्ट कर लिया। यह केस 1 से 1.5 दिन के अंदर ही सुलझ जाता है। पंकज को कोर्ट में पेश करके जुडिशियस कस्टडी ली जाती है। फिर इसके बयानों को अच्छे से दर्ज करके सबूत जुटाने की कोशिश हुई। एविडेंसेस में सबसे अहम था कत्ल में यूज किया गया वह हथियार, यानी वह पिस्टल पंकज ने उसे रास्ते में ही फेंक दिया था, ऐसा इसने कहा। पुलिस ने इसके बताए गए जगहों पर उस पिस्टल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह मिलती नहीं है। इस केस में इन्वॉल्व लोगों का पता लगाने के लिए सबूत जुटाने के लिए 11 टीमों का निर्माण किया गया। पुलिस की एक टीम सोनीपत भी पहुंची। वहां से मोनू नाम के आदमी को पकड़ा जाता है जिसने वो पिस्टल पंकज को दिया था। रेस्टोरेंट में काम करने वाली उस लड़की को भी कोर्ट में बुलाया गया। सच में पंकज और ये लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन इस लड़की को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पंकज अपनी बीवी का कत्ल करेगा। ये किसी भी तरह से पंकज के काम में इन्वॉल्व नहीं थी। वह जो प्रिया का 1.5 साल का बेटा था, उसे उसके मामा और मामी यानी प्रिया के भाई और भाभी अडॉप्ट कर लेते हैं, वहीं उसकी देखभाल करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी है कि पंकज का इसकी पहली पत्नी उस सिंगर के साथ साथ करीब 6 लड़कियों से अफेयर चल रहे थे। प्रिया के घर वालों का कहना है कि इनके बेटी के कातिल को फांसी की सजा होनी चाहिए। फिलहाल यह केस अभी भी सेशन कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, आपके अनुसार इस हत्या के लिए मुजरिम पंकज मेहरा को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें, ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सके। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर ले। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।